हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी में जो फीटस फिजियोलॉजी चली हुई थी उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ जाता है हमारा कंपोजिशन ऑफ मेकोनियम्स। तो कंपोजिशन ऑफ मेकोनियम्स के अंदर हम देखेंगे इट इज चीफ कंपोज्ड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हेप्टिक सेक्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि जितना भी सारा भी कंपोज हमारा होता है वो हमारे लीवर के द्वारा सेक्रेट किए हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे मेकोनियम्स में जाते हैं। तो इसमें देखते हैं इट कंटेंट लैंगनो हेयर एपिथेलियल सेल्स फीटल स्किन स्वेलोड ऑफ द लिक्योर एमिनी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा एमिनेटिक फ्लूइड होता है उसके द्वारा हमारे जो बाल होते हैं, लैंगोने होते हैं या फिर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एमिनेटिक फ्लूइड के द्वारा निकल ली जाती हैं। म्यूकस होता है उसके अंदर, एक्सप्लॉइटेड हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये सारी की सारी चीजें इस कंटेंट में जुड़ी हुई होती है। तो मेकोनियम जो होता है वो इन सभी चीजों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो इसका कलर होता है ग्रेनिश जो ब्लैक कलर होता है वो पाया जाता है इसमें ड्यू टू बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट जो होता है उसके द्वारा स्पेशली हमारा ब्लूरोडिन जो होता है उसके द्वारा हमारा इसका कलर ग्रीन और ब्लैक पाया जाता है। मेकोनियम इज टॉक्सिक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेकोनियम जो होता है बहुत ही जहरीला होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और इट कॉज ऑफ द मेकोनियम्स ऑफ द एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो ये मेकोनियम जो होता है ये हमारा एस्पिरेशन सिंड्रोम का कारण बनता है। तो एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या होता है? जब सांस की जो हमारा जो रास्ता होता है, जो ट्रैक होता है हमारा एयरवे का, अगर उसमें कोई पदार्थ चला जाता है बाहर से या खाने का पार्टिकल चला जाता है तो उसको हम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारे अर्ली मंथ जो होते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेटरी के अंदर जो लंग्स होते हैं बहुत ही सॉलिड होते हैं। ठीक है। तो अर्ली मंथ में क्या होता है? लंग्स बहुत ही सॉलिड होते हैं। और जब 28वां वीक स्टार्ट हो जाता है ऑलिव ऑयल्स जो है वो लाइन में एक्सपैंड होते हैं क्यूबिडल्स एपिथेलियम्स में, लाइन में बिल्कुल सीक्वेंस में। और ये हमारे इंटीमेट करते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ द एंडोथेलियम्स ऑफ द कैपिलरीज। तो ये हमारे एंडोथेलियम सेल्स होते हैं वो कैपिलरीज के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। तो कैपिलरीज का तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो इसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं हमारी, तो 24वां हफ्ता जब स्टार्ट होता है भाई, तो 4th वीक में हमारे लंग्स जो है वो क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट से रिलेटेड जो हमारे पदार्थ पाए जाते हैं सारे सर्फेक्टेंट हम बोलते हैं, वो एक ऐसा ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमारी ज्यादा सॉलिड चीज को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि वाटर और ऑयल का जैसे मिश्रण होता है जो चीज को सॉफ्ट बना सकता है, तो इस तरीके का सर्फेक्टेंट पाया जाता है। तो उससे रिलेटेड हमारे फोस्फोलिपिड्स है, जैसे कि ठीक है फोस्फोटी डायल्सिकोलिन्स जो हमारी होती है, लेकेथिन्स 90% होता है। अब और फोस्फोइडी डायलेग्लाइक्रो जो हमारा ग्लाइक्रोरोल्स होता है तो 10% अपीयरेंस उसकी होती है। सर्फेक्टेंट जो होता है वो हमारा जो सिक्रेट किया जाता है वो हमारा किया जाता है नेमोसाइट्स के द्वारा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सर्फेक्टेंट के सब्सटेंसेस होते हैं, जो सर्फेक्टेंट जो इन सभी को मिलाकर सर्फेक्टेंट बना जाता है। और जो हमारा न्यूमोसाइट होता है उसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और ये सब्सटेंसेस जो होते हैं लोअर ऑफ सरफेस ऑफ टेंशन in the lungs fluid to that of the alveoles cannot open easily when the breathing starting following delivery। तो इन्होंने बताया है कि ये जो सर्फेक्टेंट होता है ये हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है डिलीवरी के टाइम, ताकि जो बच्चे का जो लंग्स होता है तो उसके जो एल्वियोल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और इजीली ओपन हो सके ब्रीदिंग करने के लिए, बच्चे के सांस लेने के लिए। तो जो हमारा जो सरफेस होता है लंग्स का, जो बिल्कुल ही कठोर सरफेस होता है उसको ये सॉफ्ट बनाते हैं और एल्वियोल्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि जब बच्चा डिलीवरी हो और उसके अंदर एयर जाए तो वो अच्छे से सांस लेने में इजीली काम कर सके। तो ये हमारा काम करता है सर्फेक्टेंट। तो इसमें हमारा इन्होंने बताया लैक्टेंसिन होता है हमारा, या फिर इसमें सेपिगोमाइलाइंस होता है, उसका जो रेशो होता है हमारा 21 लिकोर ऑफ द एमिनिस सिग्निफिकेंस फुल ऑफ द मेच्योरिटी टू द फीटल लंग्स। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा इस चीज को दर्शाता है कि जो हमारा फीटल्स के जो लंग्स है वो फुल मेच्योर हो चुके हैं। तो 2.1 जो रेशो होता है इन चीजों का ये दर्शाता है कि भाई बेबी के जो लंग्स है वो मेच्योर हो चुके हैं। और फीटल कोर्टिसोल इज द नेचुरल ट्रिगर ऑफ द एजमेंटेड ऑफ द सर्फेस एंड ऑफ सिंथेसिस। तो इसमें जो हमारा नेचुरल ट्रिगर होता है वो हमारा कोर्टिसोल्स का होता है। कोर्टिसोल्स हमारा हार्मोन्स होता है, तो उसका नेचुरल ट्रिगर दिया जाता है इन सभी चीजों को सफिशिएंट सिंथेसिस कराने में। ठीक है। सिंथेसिस यानी कि अच्छे से अवशोषण कराने में। तो फीटल जो ग्रोथ होती है उसमें हमारा रिट्रैक्शन एंड द प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन से आल्सो ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द सर्फेस ऑफ सिंथेसिस। तो इसमें सर्फेक्टेंट सिंथेसिस हमारा कब बढ़ जाता है? ये जब बढ़ता है जब फीटल की ग्रोथ और रिट्रैक्शन होता है और बहुत लंबे समय तक जो मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होती है, तो ये हमारा सर्फेक्टेंट सिंथेसिस को बढ़ा देती है। ठीक है। और एंटीनेंटल मैटरनल जो थेरेपी दी जाती है, यानी कि एंटीनेंटल होती है जो डिलीवरी से पहले की होती है, पोस्टनेंटल होती है जो डिलीवरी के बाद की होती है। तो एंटीनेंटल थेरेपी के अंदर हमारे जो यूज किए जाते हैं, एंटीनेंटल थेरेपी के में जो यूज होती है हमारी चीजें, जैसे कि हमारा ड्रग्स के नाम दिए गए हैं इसमें। तो ड्रग्स में इन्होंने बताया है हमारा बेटा मैथोसोम्स होता है और हमारा डेक्सा मैथोसोम्स है। तो ये हमारे दो ड्रग्स दिए गए हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं इंप्रूव फीटल लंग्स मेंसुरेशन, यानी कि हमारा जो फीटल्स का जो लंग्स होता है वो अच्छे से सारी की सारी एक्टिविटी कर सके, अच्छे से एयर को अंदर लेके जा सके और बाहर लेके जा सके। तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो है वो बेबी फीटस के लंग्स को मेच्योर अच्छे से मेच्योर करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के हमारे फीटस का। तो आगे देखते हैं हम।
तो भाई इसमें हम देखेंगे ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय 11 वीक्स बट आर इरेगुलर अंटिल 20th वीक। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती है बेबी की वो हमारे 11वें हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है, परंतु ये 20 हफ्ते तक इरेगुलर रहती है। ठीक है, जब चेक करते हैं तो इतनी रेगुलर नहीं दिखाई देती है, इरेगुलर ही रहती है। तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी वेरियस ऑफ द 30 से 70 पर मिनट रहती है। तो 70 से 30 से 70 तक पर मिनट इसमें रहती है। डिपेंड करती है ये माँ के ब्लड शुगर शुगर कंसंट्रेशन के ऊपर की, मदर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर। और हाइपोक्सिया, मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूस FBM विल द हाइपरगैलेक्सिया एंड इंक्रीज एज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना, मदर अगर सिगरेट पी रही है, सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, तो वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा रिड्यूस कर देता है FBM। FBM की फुल फॉर्म होती है फीटस ब्रीदिंग मूवमेंट। तो अगर माँ किसी भी प्रकार का सिगरेट स्मोकिंग कर रही है या उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो फीटल की ब्रीदिंग मूवमेंट्स को वो कम कर देती है। जबकि हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होना मदर का, ये इस चीज को इंक्रीज करता है, इस चीज को फीटल की ब्रीदिंग मूवमेंट को बढ़ा देता है। यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया तो इसकी फीटस ब्रीदिंग मूवमेंट्स को बढ़ा देता है, और अगर मदर के अंदर सिगरेट स्मोकिंग की अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो वो फीटस ब्रीदिंग मूवमेंट्स को कम कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ट्रैकोब्रांकाइल्स जो ट्री होती है वो फुलफिल हो जाती है किसके द्वारा, एमिनी लिकोर के द्वारा, यानी कि एमिनेटिक फ्लूइड के द्वारा वो जगह जो है भर जाती है। तो इसमें हमारा आ जाता है फीटल एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम देखेंगे कि फीटल की एंडोक्राइनोलॉजी का तो आपको पता ही होगा, आज शॉर्ट भी डलेगी इसकी। तो फीटल एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, हमारी ग्रोथ हॉर्मोन्स होता है, यानी कि ग्लैंड्स के द्वारा किए जाने वाले सेक्रेशंस, और फीटल्स के अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड्स जो है वो किस तरीके से सेक्रेशंस करते हैं। तो इसमें ACTH, प्रोलैक्टिन, TSH, जो हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होते हैं आर reduce in the fetal puberty as early as the 10th week। तो 10वें सप्ताह तक जो प्यूटर्टी ग्लैंड्स होता है बेबी का, फीटस के अंदर जो प्यूटर्टी ग्लैंड्स होता है 10वें सप्ताह तक ये सारे हार्मोन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। और हमारे वासोप्रेशर से या फिर ऑक्सीटोसिक जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पोस्टीरियर प्यूटर्टी के द्वारा होती है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, सारे के सारे ग्लैंड्स की ही चीजें होती हैं। तो वही इसके अंदर अब हम देखेंगे, इसमें डेमोस्ट्रेट दिखा रखा है हमारे 12 वीक तक। तो इसमें डेमोस्ट्रेट में देखेंगे हम कि जो फीटल्स जो होता है वो एडर्नल शो करता है, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का चल रहा है हमारा। तो इसमें जो फीटल जो है एडर्नल से और हमारा हाइपरथेरेपी या रेटिकुलम जो जोन होता है वो चलता है। तो इसमें हमारा साइड सिंथेसिस होता है वो एस्ट्रॉन से या पेरिकोसोल से, कोर्टिसोल से और डिहाइड्रो पेनाडोस्टोन से। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे हार्मोन्स के नाम है। दिस फीटल जोन ऑफ द एब्सेंट ऑफ द एनाकैप्ली। तो इसमें जब सारे के सारे हार्मोन का सेक्रेशन होता है बट अब्सेंट होता है, तो क्या होता है एनाकैप्ली, क्यों, क्योंकि वहां पर जो हमारे स्कल जो ब्रेन होता है वो अब्सेंट होता है बेबी का। ठीक है, तो इसमें जो एडर्नल से मेडुला होती है वो प्रोड्यूस करती है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है हमारा कैथोकोलेमाइन। और फीटल जो होता है वो थायराइड, जो हमारा थायराइड से जो स्टार्ट करता है वो सिंथेसाइजिंग यानी कि अवशोषण होता है, बहुत ही कम अमाउंट में थायरोक्सिन का सिंथेसिस करता है, वो भी 11 मंथ में यानी कि 11 वीक में। ठीक है, तो 11वें हफ्ते तक जो है बहुत ही कम मात्रा में थायरोक्सिन का अवशोषण होता है और बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन होता है कैथोकोलाइंस का, जो कि एडेनल मेडुला के द्वारा किया जाता है। तो आगे इन्होंने बताया है फीटल्स के जो ओवरी रिमेन से एक्टिवेट फीटल ऑफ द टेस्टिकुलम से मेडिटेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो फीटल्स की ओवरीज जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, और ओवरीज यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो वो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में एक्टिवेट होते हैं। और जो फीटस के अंदर जो टेस्टिकुलर्स होता है उसका डेवलपमेंट, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। और फीटल का जो पेन क्रिया सेक्रेशन होता है इंसुलिन का वो 12वें हफ्ते में स्टार्ट होता है, और जो ग्लूकोगोन जो होता है वो हमारा 8वें हफ्ते में स्टार्ट होता है। तो ये हमारे कुछ सेक्रेशन से ग्रंथियों के द्वारा किए गए सेक्रेशन की मात्रा हमारी दी गई है कि कौन सा कब स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं फीटल सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में, तो सीएनएस के बारे में। तो इन्होंने बताया कि फीटल की बॉडी मूवमेंट या फिर उसकी हार्ट रेट, ठीक है, एक्सक्रेलेशन जो हमारा होता है या ब्रीदिंग मूवमेंट होती है बच्चे की, तो उसमें हमारा रिफ्लेक्टिव फंक्शन जो है फीटल सीएनएस इज द लेटर मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो उन्होंने बताया है कि प्रेगनेंसी के कुछ महीने के बाद जो है फीटल के अंदर हम सारी की सारी जो मूवमेंट होती है, हार्ट रेट की होती है, ब्रीदिंग की होती है, वो सारे के सारे फंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फीटल एक्टिविटी जो पीरियड्स होते हैं वो हम इस तरीके से नोट करते हैं। ए में इन्होंने दिया है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिएक्टिव फेज आ जाता है, फिर क्वाइट आ जाता है। तो बी में हम देखेंगे कि फिर कुछ पीरियड्स ऐसा आता है जिसमें नॉन रिएक्टिव है, जिनके क्वाइट फेज आ जाता है हमारा, यानी कि कभी बच्चा स्टार्टिंग में रिएक्ट करता है फिर बीच में रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन रिएक्ट करने के जो फेज है, पीरियड्स है, वो इसमें बताए गए हैं। तो इसमें रिमेन एक्टिव स्टेट ऑफ द अबाउट 70% एंड टाइम एंड द क्वाइट पीरियड्स रेंज ऑफ द 15
15 से 25 मिनट्स हाइपोक्सिया डिक्रीज फीटल ब्रीदिंग एक्टिविटी। तो इन्होंने बताया कि 70% जो है बच्चा एक्टिव ही रहता है, यानी कि उसके अंदर जो है एक्टिविटी चलती रहती है, और 15 से 20 मिनट जो है की जो रेंज होती है वो बच्चे की क्वाइट होती है, यानी कि शांति की अवस्था होती है, वो शांत रहता है, आराम से रहता है, और 70% जो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। और हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो ब्रीदिंग एक्टिविटी यानी कि सांस लेने की जो भी करिए चीजें होती है उनको कम कर देती है। अगर बच्चे को ऑक्सीजन पूरी रूप से नहीं मिल रही है तो ब्रीदिंग एक्टिविटी को वो कम कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम बेबी का, यानी कि फीटल का। बेबी होता है जन्म के बाद, फीटल होता है यूट्रस के अंदर की जब हम बातें कर रहे होते हैं तब।